नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के गोंडवाना लैंड के एक बड़े भूभाग पर, जो कि ट्राइबल बेल्ट है, जिसे शहडोल संभाग के नाम से जानते हैं। शहडोल में आज कार्यक्रम है आदिवासी अधिकार महासभा का बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता और संबोधन के लिए पहुँचे हैं एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर, जिन्हें गोंडवाना के महान प्रवर्तक, कास्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक और प्रवर्तक के तौर पर भी हम देश में जानते हैं। सर, इस कार्यक्रम को लेकर आज आपका आगमन हुआ है। इस कार्यक्रम में क्या मुख्य विशेषता रहेगी सर आज के कार्यक्रम की, चूँकि मध्य प्रदेश में इस बेल्ट में आपका पहली बार आगमन हुआ है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो आदिवासी अधिकार महासभा है और आदिवासी अधिकार महासभा जो है आज बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में, वो तो निमित्त है, लेकिन अधिकार महासभा ये महत्वपूर्ण है। जो आदिवासियों के अधिकार भारत के संविधान में भी पूरी तरह सेटल नहीं हुए, बाद में जो संयुक्त राष्ट्र ने जो ह्यूमन राइट्स के तहत जो सेटल किए, जो ILO कन्वेंशन 169 एंड UN डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007, उसके तहत जो लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी शॉर्ट में कहे तो जल, जमीन, जंगल, संस्कृति और स्वयं पहचान के जो अधिकार जो संविधान में और पेशा कानून है, या फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, या बाकी MMDRA एक्ट है, लैंड रेवेन्यू कोड्स है, या पंचायती राज अधिनियम है, या बाकी भी और एसोसिएटेड लॉज में, कंपनीज लॉज और बाकी लॉज में भी आने चाहिए, वो जो नहीं आए हैं उनको सेटल करना, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है आज के कार्यक्रम का। उसके लिए जो मैंने 2 बिल ऑलरेडी संसद को दिए, पेशा नियमों पर जो 11 राज्यों को जो पिटीशन दी है, इसके तहत ये सारा काम कैसे होना चाहिए, ये एजेंडे को समझाने के लिए कि आदिवासियों के अधिकार कैसे सुनिश्चित किए जा सकते हैं, वो ये कार्यक्रम है। और जहाँ तक भोपाल की बात आपने कही, तो भोपाल का कार्यक्रम ये आदिवासियों के साथ छलावा है, क्योंकि लोगों को बस में लेकर गए हैं और बीजेपी का झंडा लगाया है। सरकारी पैसे का और तंत्र का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री को बुलाकर जो है इस तरह का गुमराह करने का काम आदिवासियों को किया जा रहा है। अभी भी ये जो पेशा रूल्स, जो पेशा नियम जो जुलाई महीने में जो मध्य प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट बनाया है, उसके तहत अभी भी ग्राम सभाओं को वो अधिकार नहीं देना चाहती, जिस पर हम आगे बात करेंगे। चूँकि आज का कार्यक्रम सोशल है सर, पॉलिटिकल आप लीडर है, और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय प्रधानमंत्री मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर आदिवासियों को संबोधित कर रहे हैं। साथ में उनके कल्चरल प्रोग्राम्स और इवेंट करके आदिवासियों को आमंत्रित करके एक बड़ा आयोजन किया है, जिसमें 2.5 से 3 लाख लोग बताए जा रहे हैं। और दूसरा कार्यक्रम वहाँ से, भोपाल से काफ़ी दूर एक ट्राइबल बेल्ट में होने जा रहा है, जो इसका आदिवासी अधिकार महासभा संदर्भ, अधिकार और एक तरफ गौरव, इसको किस रूप में देखते हैं सर? अधिकारों का गौरव से क्या तालमेल, क्या कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे? गौरव तो देखिए, जो आदिवासी सभ्यता है वो तो स्वयं में अपने आप में इतनी अच्छी है कि उसका गौरव आदिवासी भी कर सकते हैं और बाकी लोग भी कर सकते हैं। और आदिवासी समाज तो पिछले 2 दशकों से एक स्लोगन लगाते आए हैं कि गर्व से कहो हम आदिवासी है, भारत के मूल निवासी हैं, जिसको अभी हमने थोड़ा सा और एडवांस किया है कि गर्व से कहो हम आदिवासी है, गोंडवाना के मूल निवासी हैं। तो गौरव तो वो संस्कृति और सभ्यता ही गौरव करने लायक है, लेकिन आप गौरव की केवल बात करो और अधिकार जो है वो ना दो, आप विस्थापित करते चलो आदिवासियों को। अभी जो शेडोल बेल्ट में बैठे हुए, यहाँ रिलायंस का प्रोजेक्ट आया, यहाँ इतने सारे माइनिंग और गैस प्रोजेक्ट्स है, वहाँ अभी सारे लोग मुझसे मिलकर गए दिन भर से, लोगों को जो है आदिवासियों को विस्थापित किया, चपरासी की भी नौकरी नहीं दी, 50,000 रुपये, लाख रुपए एकड़ भी नहीं दिया। अरे भाई, जिस ज़मीन की कीमत मार्केट वैल्यू में 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो सकती है, और फिर जो है आप रिलायंस कंपनी को जो बेनिफिट मिलेगा वो तो लाखों करोड़ों में होगा। तो भाई उसके अंदर जो गैस है या मिनरल है, उसका 5-10% क्यों नहीं शेयर होल्डिंग दे सकते आदिवासियों को? तो ये जो अधिकार है, या ग्राम सभा अगर ज़मीन नहीं देना चाहती तो फिर सरकार वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं छोड़ना चाहती? और अगर ज़मीन चाहिए ग्राम सभा से तो आप उनको ज़मीन के एवज में उतनी ज़मीन दे दो, मार्केट वैल्यू से पैसा दो, अच्छे जगह नौकरी दो, और 5-10% तो कम से कम शेयर होल्डिंग राइट दो। ये अधिकार आप देने के लिए जो है वो झिझक रहे। अभी आप जनगणना कर रहे हैं, जनगणना में आदिवासी ये कह रहे हैं कि भाई हमको जितने भी धर्म के कॉलम हैं उसके अलग हमको एक कॉलम चाहिए, आदिवासी कोड चाहिए, जिसमें हम अपना कोया पुनेम लिखाएंगे, हम अपना सरना लिखाएंगे, डॉनी पोलो लिखाएंगे, जो भी हमारी आदिवासी को, प्रकृति को मानने वाली जो बात है उसको हम लिखाएंगे। तो अभी आप, अमित शाह जो है होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो आप अभी सेंसस में कोड क्यों नहीं लाना चाहते?
ओबीसी की जनगणना का आप जो है वो नहीं करना चाहते, ये एक अलग विषय है, लेकिन सेंसस से ही जुड़ा हुआ है। और फिर जो है ग्राम सभाओं को आप अधिकार नहीं देना चाहते। संविधान में जो संयुक्त राष्ट्र ने जो मानव अधिकार कहे हैं इंडिजिनस राइट्स के, उसको आप क्यों नहीं लाना चाहते? तो आदिवासियों को आप जो है जल जमीन जंगल का मालिक नहीं बनाना चाहते। और फिर आप उनको जो है वो वन रामायण की बात कर रहे हैं। भाई वन रामायण से क्या हमारा लेन देन है? वन रामायण से हमारा क्या लेन देन है? हम तो जो है रावण को मानने वाले लोग हैं, हम तो महिषासुर को मानने वाले लोग हैं, हम तो शंभु माधव और कुपारलिंगों को मानने वाले लोग हैं। तो जिसको जो मानना है वो माने, वो उनकी आस्था है, पर हमारा क्या लेन देन है? आदिवासी तो कभी हिंदू था ही नहीं। 50,000 साल से वो प्रकृति को मानने वाला है। तो आपको क्या लगता है ये जो कार्यक्रम हो रहा है हिंदुइज्म की ओर डाइवर्ट करने के लिए भी हो रहा है आदिवासियों को? मैं देखिए, ये तो एक एजेंडा ही है, आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो 10 लाख करोड़ की जो मिनरल वेल्थ है आदिवासी की ज़मीन में, उसका जो मैं कह रहा हूँ कि 15-20% शेयर होल्डिंग राइट मिलना चाहिए, यानी लगभग 200-250 लाख करोड़ रुपया देश के आदिवासियों को एक बार दे दो आप। फिर वो डेवलपमेंट देखेंगे ना अपना, फिर उनको एजुकेशन दे दो और बस नॉर्मल आपको रिजर्वेशन दे दो, वो अपना डेवलपमेंट देख लेंगे। वो जो नहीं देना एक सबसे बड़ा महत्व है। इसके लिए ह्यूमन राइट्स की बात संविधान और लॉ में नहीं लाना है, एक ये मुद्दा है। दूसरा ये मुद्दा है कि जो हिंदुत्व कहता है कि नहीं भाई वेदों से हमारा निर्माण हुआ, ये सब निर्माण हुआ, ये तो हमारी संस्कृति है और ये सब है, लेकिन आदिवासी की सभ्यता ये 50,000 साल से देश के अंदर में, और वो कभी भी जो है वो धर्म को नहीं माना है, वो प्रकृति को मानी हुई है, और ये जीवित प्रमाण है। ये जीवित प्रमाण को वो समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनका हिंदूकरण कहीं पर हो जाए। ये दो तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, जो आदिवासी को गैर आदिवासी बनाए जाने का षड्यंत्र है, ताकि 20-30 सालों में फिर जो है लोग कह दे कि नहीं नहीं भाई इनको कहना आसान हो जाए, नहीं तो कोई आदिवासी था ही नहीं। तो इसको जो ये जो एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंडा है, और कुछ हद तक कांग्रेस ने भी इस पर काम किया पहले, इसको एपीआई डिफीट करेगी। अभी समस्याएं तो है सर, लेकिन इन समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा? जो समस्याएं आप गिना रहे हैं, ये समस्याएं आपको यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी हद तक बना, क्योंकि जब से आप आए हैं मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग मिलते जा रहे हैं, लगभग 500 के करीब लोग हो चुके हैं आपसे मिलते हुए। 5 घंटा हो गया है। हाँ, 5 घंटे से आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, पत्रकारों से भी मिले, पत्रकारों ने भी कुछ समस्याएं स्थानीय लेवल की आपको समझाइए। इन समस्या का लेकिन समाधान कैसे निकलेगा सर? कैसे निकलेगा? क्या इसका मार्ग होगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। किसी भी समस्या का समाधान जो है, जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, सुजान होता है, तो उसका हल निकालना आसान होता है। दैट मीन्स कि पहले समस्या जो है उसके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे हमको समझते आना चाहिए। तो सॉल्यूशंस इसके 2 पार्ट में हैं। एक पार्ट है रूल ऑफ लॉ, यानी आपको ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड पॉलिसीज़ पर काम करना पड़ेगा। लेकिन ये काम करने के लिए आपको जो है अल्टीमेट पार्लियामेंट और असेंबली में जाना पड़ेगा, पॉलिटिक्स। तो इसलिए जो है आपको पॉलिटिकल पार्टी और अलायंस और ये कर भी ये काम करना पड़ेगा। तो एक तो रास्ता आपके पास कलम चलाने का फ्री है, जो अभी भी हम कर रहे हैं। जैसे मैंने 16 बिल दिए, 30 पिटीशन दिए, अभी जो ये पेशा नियमों पर मैंने 26 जनवरी को दिया है, जो 2 बिल दिए संसद को, तो ये तो काम चलते रहेगा। लेकिन इसके साथ में जो है वो पॉलिटिकल हमको जो है वो स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने सांसद और विधायक जिताने पड़ेंगे। उसके लिए लिमिटेड अलायंस कैसा हो, किससे हो, ये एक सब्जेक्ट है जो अलग से सोचा जा सकता है। तो ये 2 काम जब करेंगे तब ये चीज़ें रुकेगी, अदरवाइज ये रुकने वाली नहीं है। इस बेल्ट में आप आए हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि एपीआई यहाँ पे एक पॉलिटिकल लेवल पे बड़े इमर्ज होगी, लोगों के बीच में पहुँचे, लोग इसको समझकर आगे काम करेंगे और इसका दायित्व संभालेंगे? देखिए, पूरे देश में लोग मेरी बात को समझते हैं, और मुझे खुशी है कि पूरे देश के लोग जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि मानकर साहब का जो पॉलिसी है वो पूरे देश के लिए, सबके लिए अच्छा है। और जहाँ तक आदिवासी समाज की बात है, तो पूरे देश के आदिवासी समाज के लोगों ने मेरी बात को सबसे ज़्यादा समझा है, और उन्होंने मुझे प्यार भी दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात को मध्य प्रदेश के भी लोग समझेंगे, मध्य प्रदेश के आदिवासी विशेषता समझेंगे, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड के आदिवासियों ने समझा है, और ये बात मध्य प्रदेश में बहुत आगे बढ़ेगी। अब ये रुकने वाली नहीं है, और इसका आपको रिजल्ट 2023 से दिखना चालू हो जाएगा। अलायंस की आपने बात की है, अलायंस की प्राथमिकता क्या होगी? किस बेस पर आप अलायंस करेंगे? कैसे दल होंगे जिनके साथ में इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मोटे तौर पे जो हमारी नीति को मान लें, जो विज्ञान और मानवता के आधार पे है, भाई सबके अधिकार और सबका विकास हो, ये बेसिक नीति है। जाति धर्म का उसमें उलझन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को मानना है माने, ना मानना है ना माने, व्यक्तिगत सवाल है। ये एक बात को मोटे तौर पे पार्टी ने एग्री करना चाहिए। दूसरा, वो पार्टियों को जो है ये बातों के प्रति जो है, कहीं समझ में आई है? मध्य प्रदेश की यदि बात करूँ तो मैं गोंडवाना का नाम ले सकता हूँ। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मैं, वैसे तो देश में 10-12 पार्टियों का नाम ले सकता हूँ, पर अगर हम एमपी में बैठे हुए हैं तो मैं गोंडवाना का नाम ले सकता हूँ। बिल्कुल जो है, अगर एसपी चाहेगी तो समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड हो सकती है।
अगर वो सीरियस है तो एमपी को लेकर। अच्छा, बीएसपी क्यों नहीं थी, अगर ये भी सवाल अगर वो इन चीज़ों को समझ जाती है तो वो भी हो सकती है। वो तो अभी क्योंकि बीएसपी को अभी जो है 40 साल हो रहे लगभग, तो 40 साल में तो ये चीज़ें उनको क्लियर हो जानी चाहिए थी, तो वो मुझे उतनी स्पष्टता से नज़र नहीं आती। पर अगर इन चीज़ों को वो अगर कहीं मान लेते हैं मोटे तौर पर जो है, तो वो भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज का कार्यक्रम और आपका आना, सभा कुछ देर बाद आपकी शुरू होगी 6 से 6:30 बजे करीब, क्या विशेष संदेश आप देना चाहेंगे स्थानीय सरकार और जो प्रशासन में बैठे हुए लोगों को और यहाँ के स्थानीय नागरिकों को आप? एक तो क्योंकि आज आदिवासी अधिकार महासभा है, तो मेरा पूरा भाषण का जो फोकस है वो आदिवासियों के अधिकारों के ऊपर होगा, आदिवासियों की सभ्यता के ऊपर होगा, और कैसे भारत ये पहले गोंडवाना था, भारत से पहले गोंडवाना था, तो इसके ऊपर होगा। भाई आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहे हैं, अच्छी बात है, पर आपको वहाँ ट्राइबल का एक कोई नाम दिखा, तो माइनॉरिटीज़ कोई व्यक्ति हो उसका नाम बदल देते आप, चाहे स्टेशन हो या शहर हो, तो ये भी ठीक नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ अगर आपको नामांतरण करना ही है तो फिर ये भारत तो था ही, भारत के पहले गोंडवाना था, ये भारत नाम तो वैदिक कल्चर से आया है, उसके पहले तो ये गोंडवाना था। तो फिर आप संविधान को अमेंड कर लीजिए आर्टिकल 1 को, और इंडिया दैट इज़ गोंडवाना लिख दीजिए, और मोदी जी की सरकार है ही ऑलरेडी, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया जा सकता है इस तरह का। तो ये जो सारी बातें हैं, कल्चर की बात है, हिस्ट्री की बात है, लेकिन उससे ज़्यादा जो अधिकारों की बात है उस पर मैं करूँगा, और आज मोदी जी की क्लास में लूँगा, क्योंकि आज जो छलावा उन्होंने भोपाल के अंदर किया है, पैसे ला कर बसेस में भरकर लोगों को लेकर गए हैं, लेकिन ये राइट्स जो वो देना नहीं चाहते हैं, तो आज मोदी जी की मैं पब्लिक पार्लियामेंट में क्लास लूँगा। ये मेरी पब्लिक पार्लियामेंट है कि वो एमपी है, प्राइम मिनिस्टर है, जो काम उनको संसद में करना चाहिए वो नहीं कर रहे और केवल छलावा कर रहे हैं। तो मैं पब्लिक पार्लियामेंट जो है, ट्राइबल पार्लियामेंट से जो है, आदिवासियों की गण परिषद से जो आज मैं है जो है मोदी जी का क्लास लूँगा। तो लोगों के अधिकार की बात होगी, कल्याण की बात होगी और नीतियों की भी बात होगी। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा आदिवासियों के अधिकारों पर सवाल। ये कहना है एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर का। आप देख रहे थे एनलाइटन इंडिया।